हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं आपका होस्ट अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहाँ इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसआई और सीआई। और इसके साथ ही जो शाम को हमारी क्लास होती है बैंकिंग के दोस्तों के लिए प्रैक्टिस सेशन, उसमें भी हमारे बढ़िया बढ़िया सवाल डीआई के और ये डिस्कस कराए जा रहे हैं। तो अगर आप वो भी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वो भी जरूर देखिए। तो आइए ये आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की एक शानदार सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 2530 ईच। एक व्यक्ति है, उसने दो वस्तुओं को 2530 रुपए प्रत्येक में बेचा। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही गेट्स 37.5% प्रॉफिट। पहले आर्टिकल पर उससे 37.5% का लाभ हुआ। बट ही सोल्ड द सेकंड आर्टिकल इन सच अ वे दैट ओवरऑल ही वुड गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन उसने दूसरा आर्टिकल ऐसा बेचा कि उसे ना तो हानि हो और ना ही कोई लाभ हो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपीओ बोथ द आर्टिकल्स। तो दोनों जो आर्टिकल्स हैं उनके कॉस्ट प्राइस के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। हिंदी में देखें, एक व्यक्ति ने दो लेखों, ये देखो यहां पर ट्रांसलेटिंग एरर हुआ है। देखो आर्टिकल होते हैं दो तरीके के। एक तो होता है कोई भी आर्टिकल वस्तु, एक आर्टिकल होता है जो न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में आता है लेख। आपने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो उसमें वो हमेशा मेहता साहब कहते रहते हैं मैं आर्टिकल लिख रहा हूं आर्टिकल। तो ये आपने देखा भी होगा, मैगजीन्स में ऐसे आर्टिकल आते हैं लगभग इतने, तो वो आर्टिकल्स होते हैं। तो वो आर्टिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांसलेटिंग एरर हो चुका है जिसके तहत इसने वस्तुओं के जो आर्टिकल था उसको लेख वाला आर्टिकल समझ लिया है। तो यहाँ पर आएगा वस्तु, यहां पर आएगा वस्तु। तो आप कर लेना, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को प्रत्येक 2530 में बेचा। पहली वस्तु पर 37.5% का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन उसने दूसरी वस्तु को इस तरह बेचा कि कुल मिलाकर ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं क्या होगा इसमें। मैंने आपको करेक्ट करवा दिया है, कहां वस्तु आएगा, कहां लेख की जगह वस्तु आएगा। या आप खुद देख लो, जहां भी लेख लिखा हुआ है उसकी जगह आप वस्तु लिख लेना। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने दोनों लेखों को प्रत्येक को 2530 रुपए में बेचा। पहले आर्टिकल पर 37.5% का लाभ हुआ। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी 3/8। मैंने आपको लिखवाई भी थी कि पहले पर 3/8 का लाभ हुआ कि अगर 8 रुपए की लाया था तो लाभ होकर 3 का 11 रुपए की बिक गई। 8 रुपए की अगर लाया था तो 3 रुपए का लाभ हुआ और 11 रुपए की बिक गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरे लेख को इस प्रकार बेचा कि कुल मिलाकर ना तो लाभ हो ना हानि। कुल मिलाकर ना तो इसको कुछ भी नहीं कमाना, कि ना तो मुझे कुछ लाभ कमाना है ना कुछ घाटा खाना है। घाटा तो कोई नहीं खाना चाहता। तो जब कभी घाटा हो जाए तो दुकानदार यूं देखता है कि यार ऐसी कंडीशन हो जाए कि चलो मैं कमाऊं कुछ, नहीं तो जेब से भी कुछ भी ना लगे। तो 8 से 11 की बेच रहा है, दूसरी को इस प्रकार बेचना है कि कुछ भी लाभ या हानि नहीं हो। अब यहां देखो, यहां 3 रुपए का लाभ कमा लिया, 3 रुपए का लाभ कमा लिया, यानी वो दूसरी वस्तु इस तरह की चाहता है कि 3 का ही घाटा खाना पड़े। और दोनों वस्तुओं को बराबर कीमत पर बेच रहा है। प्रत्येक को 2530 रुपए में बेच रहा है, यानी दोनों वस्तुओं को बराबर कीमत पर बेच रहा है। तो ये अगर 11 की बिक रही है तो दूसरी भी 11 की ही बिकेगी। तो 3 का घाटा होगा, यानी 14 की लाया था। ये यहां पर चीज आई है, नहीं आई समझ में। ऐसा हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन में भी किया था कि 8 की लाकर 11 की बेच रहा है, 3 का लाभ कमा रहा है तो लॉस भी 3 का ही लगेगा,
11 की बेचने पर, तो 14 की लाया था। बस अब हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस में। दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस क्या होगा? दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस जो होगा वो होगा 6 यूनिट का। ये हम यूनिट में बात कर रहे हैं कि 8 की लाया तो 14 की, एक वस्तु 8 रुपए की थी, एक 14 रुपए की थी, तो डिफरेंस हो गया 6 यूनिट का। अब मुझे देख दिया हुआ है कि हर एक का सेलिंग प्राइस 2530 है। जो मैंने 11 यूनिट माना है उसकी वैल्यू 2530 रुपए है। इस 11 यूनिट की वैल्यू है 2530 रुपए। 11 यूनिट की वैल्यू 2530 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 6 इंटू 2530 तो है 11 की, तो एक की कीमत हो जाएगी 2530 बटा 11। 11 यूनिट की वैल्यू 2530 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2530 बटा 11। 6 से गुणा कर दो, तो 11 से इसको काटेंगे तो आएगा 230। 11 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 230। इसको 6 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 1380। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 1380 रुपए का। ये कहना चाहता है, क्या कह रहा है कि 8 की लाया 11 की बेचा, दूसरी 14 की लाया 11 की बेचा, दोनों के बीच में डिफरेंस 6 यूनिट का है। अगर 11 की वैल्यू 2530 गुना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 11 की वैल्यू 2530 गुना है, यानी कि 230 गुना है हर एक चीज। हर एक चीज 230 गुना है, तो 6 की वैल्यू भी 230 से गुणा कर दो। 6 की वैल्यू भी जब 230 से गुणा करोगे तो 1380 रुपए इनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा। लागत मूल्य में डिफरेंस 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1380 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल्स इज सेम। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का लागत मूल्य, दो मोटरसाइकिल्स का लागत मूल्य सेम है। वन इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड द अदर फॉर 4800 मोर देन फर्स्ट। एक तो है 15% लाभ पर बेची हुई, और दूसरी जो है आपके बेची हुई है 4800 ज्यादा पर पहली से। एंड द नेट प्रॉफिट इज 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल। कि दो मोटरसाइकिल है, उनकी लागत मूल्य समान है, कॉस्ट प्राइस समान है। एक को 15% के प्रॉफिट पर बेचा है और दूसरे को 4800 रुपए ज्यादा में बेचा है, और दोनों में पूरे सौदे में शुद्ध लाभ का मतलब पूरे सौदे में लाभ 20% का है। तो हमें बताना है मोटरसाइकिल की लागत मूल्य क्या होगी। बिल्कुल आसान है, पहली बार में हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन एक बार समझिए। आप मुझे टाइम दीजिए 2 मिनट का इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आपकी जिंदगी के 2 मिनट दे दो मुझे, और इस तरीके के सवालों को हमेशा के लिए समझ जाओ सबसे इजीएस्ट मेथड से। क्या कह रहा है, दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य सेम है। एक पर कमा रहा है 15% प्रॉफिट, ओवरऑल कमा रहा है 20%। पहली वस्तु पर 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, ओवरऑल कमा रहा है 20% का। तो दूसरी वस्तु पर कितना होगा? अगर आप थोड़ी सी गणित की सही समझ रखते हो तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे 25%। कि मुझे दोनों की कीमत समान है, तो पहले पर 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पर ओवरऑल 20% का कमाना है, तो 25% का दूसरे पर होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एलिगेशन लगा दो। मान लिया दूसरी पर X% का प्रॉफिट है, ये लिख लेना। माना दूसरी मोटरसाइकिल पर X% का प्रॉफिट है और दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम है, ये तो सवाल में ही कहा हुआ है। दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य समान है, तो जब हम प्रॉफिट या लॉस में एलिगेशन लगाते हैं तो कॉस्ट प्राइस का रेशो आता है, वो है 1:1, कि पहले का जितना कॉस्ट प्राइस है उतने का ही दूसरे का है। तो यहां अंतर निकाल लो, 15% और 20% में अंतर है 5। 15% और 20% में अंतर है 5, यहां 5 आ रहा है तो यहां भी आएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
20 और 5 25%, ऐसे आप निकाल सकते। x की वैल्यू हो जाएगी 25%। क्या कह रहा है, ये 11 नहीं है। ये क्या मार्कर अगर कई बार हम पॉइंट बिल्कुल राइट नहीं रखते हैं तो उड़ जाता है और फिर उसमें एरेटम होके डबल प्रिंट हो जाता है। क्या कह रहा है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, यहाँ इन दोनों का अंतर है 5, ये इससे 5 कम है तो ये इससे 5 ज्यादा हो गए 25%। अब आप कह रहा है पहले वस्तु में तो 15% का प्रॉफिट है, पहले में तो है 15% का, या अगर आपको ये 25% एलिगेशन से हमने निकालना सीखा है, अगर ये नहीं आया तो ऐसे समझ लो, एक तरीका और समझ लो, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था कि फर्स्ट वस्तु पे 15% का प्रॉफिट है, फर्स्ट वस्तु पे 15% का प्रॉफिट है, दूसरी का मुझे पता नहीं है, ओवरऑल मेरे है 20% का, ओवरऑल 20% का। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, मैंने बताया था कि अगर यहां पर 20% का होता तो यहां भी 20% का ही होता। 20% का पूरे सौदे में लाभ का मतलब क्या है, इसका भी 20% और इसका भी, यहां 5% कम है तो यहां 5% बढ़ा दो, यहां 5% कम है तो यहां 5% बढ़ा दो। बिल्कुल आसान है यार, 20% कमाने हैं, पहली वस्तु में मैंने 5% कम कमाया है तो दूसरी में 5% ज्यादा कमा दो, डायरेक्ट लिख दो 25% का प्रॉफिट। बस ये इतना सा मैं आपको समझाना चाहता था। आप देखो ये क्या कह रहा है, दूसरी को पहली के मुकाबले 4,800 रुपए अधिक में बेचा, दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम है, पहले पर 15% कमा रहा है, दूसरे पर 25%, यानी कि जो 10% का डिफरेंस है वो इक्वल है 4,800 के। ये चीज आई है नहीं है समझ में कि दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम है, ये ऐसे समझ लो, मान लो कॉस्ट प्राइस है 100% दोनों का, तो पहली वस्तु तो बिकेगी 115% पे, यही तो हो रहा है, 15% का लाभ कमाया तो पहली वस्तु तो बिकेगी 15% पे और दूसरी पे 25% का लाभ कमाया तो वो बिकेगी 125% पे। यही तो हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस सेम है तो जो प्रॉफिट में डिफरेंस होगा वही ओवरऑल कीमत में डिफरेंस होगा, कि एक 115% में बिकी, दूसरी बिकी 125% में, 10% की वैल्यू 4800 है। प्रत्येक मोटरसाइकिल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू हो जाएगी, 10 से गुणा कर दो 48,000। इस सवाल को करने का सबसे इजीएस्ट मेथड यही है। आप अगर इनमें उलझ गए 4800 और इनमें, तो आपका आंसर नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या मैंने किया इसमें, एक बार वापस देखो कि 15% का पहले में प्रॉफिट है, ओवरऑल 20% कमाना है, पहली मोटरसाइकिल पे मैंने 5% कम कमाया 20 से, तो दूसरी में 5% ज्यादा कमा लूंगा और 25% प्रॉफिट में बेच दूंगा। 100 की लाया था, एक को 115 की बेच रहा हूं, एक को 125 की, दोनों की कीमत में जो 10 का डिफरेंस है उसकी वैल्यू 4,800 दी हुई है। तो जो इनकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100, कॉस्ट प्राइस हमने मानी थी 100%, उसकी वैल्यू हो जाएगी 48,000। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%। एक व्यक्ति है, उसने कोई आर्टिकल, कोई वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। हैड ही सोल्ड इट फॉर 30.60 मोर, ही वुड हैव गेन 9%। कि अगर वो इसको जो इतनी कीमत में अभी बेचा है उससे 30 रुपए 60 पैसे, 30 रुपए और 60 पैसे ज्यादा में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। कितना लाभ होता है दोस्तों, 9% का। टू गेन 10% ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर, कि अगर इसको 10% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचे। बिल्कुल आसान है, आप आराम से समझो, फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे भी समझेंगे। यहां देखो परसेंटेज जो है, यहाँ पर हर एक चीज परसेंटेज में दी हुई है, तो मैं 100 मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस को। चाहे मैं 100 नहीं भी मानूं तो भी कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% ही होता है, कॉस्ट प्राइस 100% ही होता है, और उसी पर सारी चीजें परसेंटेज में काउंट होती है, प्रॉफिट हो या लॉस, जब तक कि हमें कहा नहीं जाए। तो बिल्कुल आराम से देखो, कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने 100 रुपए, ये माना है मैंने। अब ये कह रहा है कि ये इसे 15% की हानि पर बेचता है, 15% की हानि पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 85। 15% की हानि खाता है, यानी कि 100 रुपए पर 15 रुपए की हानि खाकर 85 रुपए में बेच रहा है। दूसरी कंडीशन ये हमें दे रहा है, एक इमेजिनरी कंडीशन दे रहा है कि अगर ये इसे 30.60 रुपए ज्यादा में बेचे,
30.6 रुपए 30.60 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा। 9% का लाभ होगा यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस 2 होना चाहिए 100 पर 9% का। 9% यानी हर 100 पर 9 का, तो 109 का बेच कि 9% का लाभ हुआ, 100 की लाया था तो 109 की बेच रहा है। यहां 85 की बेच रहा था, यहां 109 की बेच रहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 24 यूनिट का। यहां डिफरेंस कितना है? 24 यूनिट का डिफरेंस है। उसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 30.60। 24 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 30.60 रुपए। हमसे पूछ रहा क्या है? 10% का लाभ कमाए। 10% का लाभ कमाए तो 10% अगर प्रॉफिट कमा रहा है 100 पर, 100 रुपए पर 10% का प्रॉफिट कमा रहा है यानी कि 110 रुपए की बेचेगा। तो 110 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे। 110 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा। 30.6 है 24 की, तो 110 की निकालनी। 30.6 है 24 की, तो 110 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। 30.6, अब आप देखो ये जो है ये पॉइंट है। पॉइंट का मतलब नीचे 10 का भाग दिया हुआ है। पॉइंट का मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, मतलब 10 का भाग दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर इसको 10 से मैं गुणा करूं तो ये 1 जीरो कट जाएगा। 30.6 को अगर मैं 10 से गुणा करूं तो 1 जीरो कट जाएगा, 306 आ जाएगा। तो 306 बटा 24 इंटू 11 बटा 24 इंटू 11। अब बहुत आसान है, इसको 6 से काट दो 51 बार और ये कट जाएगा 4। इसको 6 से काट दो 51 बार और ये कट जाएगा 4 बार। 51 इंटू 11 हो गया 561। 11 से कैसे? 5 इधर लिख दो, 6 एक इधर लिख दो, 5 और 1 6। 561 में 4 का भाग देना है। तो अगर 560 में मुझे 4 का भाग देना होता तो आता है 140। 140 आता है, एक है तो 0.25 और आ जाएगा, 0.25 और आ जाएगा। यहां हो गया 561 बटा 4। 140 तो आता 560 में भाग देने पर, 1 बटा 4 और है तो 0.25, तो 140.25 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है कि 100 की लाया 85 की बेचता। अगर 9% का लाभ कमाना है यानी 109 की बेचता। तो 109 दोनों के बीच में 24 यूनिट का डिफरेंस है, वो जाएगा 3.60 रुपए के, 3.6 रुपए के। तो 10% प्रॉफिट पर बेचने पर सेलिंग प्राइस क्या होगा? 10% प्रॉफिट पर बेचे तो 110 की बेचेगा। 110 की वैल्यू हो जाएगी 140.25। अब यहां देखो एक तरीका और है इसको समझने का। क्या? आपको ये इतना नहीं करना पड़े 100 85 109। इससे बढ़िया मैं आपको तरीका बताऊं कि पहली कंडीशन में तो कमा रहा है 15% का लॉस और दूसरी कंडीशन में 9% का प्रॉफिट। यही तो कह रहा है कि पहली कंडीशन में 15% का लॉस और दूसरी कंडीशन में 9% का प्रॉफिट। तो इनका डिफरेंस कैसे होगा कि 15% आप इनको रिकवर कैसे करोगे? मान लो ये यहां सेलिंग प्राइस है पहला वाला, ये वहां पर बनाना नहीं है, सिर्फ एक बार समझ लो कि आपको सेलिंग प्राइस 1 से सेलिंग प्राइस 2 पर जाना है तो पहले तो ये 15% बढ़ाना पड़ेगा जो लॉस था, तब तो वो 0 पे आएगी कीमत और फिर 9% का प्रॉफिट यानी कि 24 होगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पर भी यही हुआ कि 85 से 109 गए तो 85 से पहले तो बढ़े 15, तब तो 100 आया और फिर बढ़े 9। तो यानी कि इनमें सीधा सा मतलब यह है कि पहले पर 15% का लॉस है, दूसरे पर 9% का प्रॉफिट है, तो इनकी जो कीमत में डिफरेंस होगा, इनकी जो कीमत में डिफरेंस होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा 24%। कि 9% से 15%, 9% से माइनस का 15% कितना कम है? तो 24। ये हो जाएगा 9 + 15 तो 24% हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि 9% तो बढ़ाना है और 15% की कमी को दूर करना है। तो 24% की वैल्यू 3.6 है, 24% की वैल्यू 30.6 है। तो मुझे डायरेक्ट ये कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल में कि 10% लाभ पर कमाना है। 10% लाभ पर कमाना है तो 110% की वैल्यू निकाल दो, 30.6 बटा 24 इंटू 110। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 140.25।
अब आपको 185 109 की जरूरत पड़ी नहीं अगर आपने समझ लिया तो यही हम चीज कर रहे हैं, हर एक चीज को यहां समझ रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति यदि दो घोड़ों को 1710 रुपए में बेचता है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। ठीक है, नहीं दो प्रत्येक में नहीं, यानी कि दो घोड़ों को मिलाकर कुल में बेचता है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, तथा पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा देखो, एक व्यक्ति दो घोड़ों को 1710 रुपए में बेचता है टोटल, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। फर्स्ट का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है। यदि पहले घोड़े पर 10% की हानि हुई है और दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखें, अ मैन सेल्स 2 हॉर्स फॉर 1710 कि दो घोड़े 1710 रुपए में बेचता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स। If the loss on first horse is 10% and he earns 25% profit on second horse, find the total loss or total profit। वो total loss या profit भी परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, ओरिजिनल वैल्यू में पूछ रहा है, तो हमें ओरिजिनल कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो क्या कह रहा है सवाल में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। फर्स्ट में रेशियो निकालेंगे, पहले घोड़े पर 10% की हानि है, पहले घोड़े पर 10% की हानि है, यानी 1/10 की, कि अगर 10 की लाया है तो 9 की बेच रहा है, 10 की लाया है तो घोड़े को तो 9 का बेच रहा है। दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ है, दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ है, यानी कि 25% का मतलब 1/4 दूसरे घोड़े पर, तो 4 पर 1 का लाभ है कि अगर 4 का लाया है तो 5 का बेच रहा है। यही तो इनका रेशो आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब दूसरी बात देखो, ये सवाल कह रहा है पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। फर्स्ट हॉर्स का कॉस्ट प्राइस सेकंड हॉर्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। मतलब फर्स्ट हॉर्स का कॉस्ट प्राइस जो 10 है वो सेकंड हॉर्स के कॉस्ट प्राइस 5 के इक्वल है। अब 5 को 10 के इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर, क्योंकि ये रेशो ही तो है, और रेशो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम हमारी मर्जी से चीजें कर सके। तो सारी कंडीशन फुलफिल होगी। पहला लाया 10 का तो 9 का बेचा घोड़ा, दूसरा घोड़ा अगर 8 का लाया तो 10 का बेचा। अब कोई भी कंडीशन वोलेट नहीं हुई, 10% का लॉस है, यहाँ 25% का प्रॉफिट है, और फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस सेलिंग के दूसरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब ये क्या पूछ रहा है कि हमें कुल लाभ या हानि चाहिए, कुल लाभ या हानि चाहिए। तो देख लो यहां पर कुल लाभ या हानि क्या है, 10 रुपए का लाया 9 रुपए का बेचा, तो यहां तो 1 रुपए की हानि है, 1 रुपए की हानि है। ये 8 रुपए की लाया 10 की बेच रहा है, 8 रुपए का लाया 10 का बेच रहा है, तो यहां 2 का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। ओवरऑल प्रॉफिट रह गया 2 का, तो यहां लाभ हुआ और 1 की हानि होगी, तो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 1 यूनिट का। उस 1 यूनिट की कीमत निकालनी है, क्योंकि ये हमने कीमत नहीं निकाली है ओरिजिनल, ये तो हमारे रेशो आया है, हमें ओरिजिनल कीमत निकालनी है तो फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देखो फाइंड कैसे होगा, हर एक चीज का हिंट देगा। दोनों घोड़ों को 1710 रुपए में टोटल बेचा है, टोटल दोनों घोड़ों को मिलाकर ये 9 रुपए का बेचा, ये 10 रुपए का बेचा, तो 19 यूनिट की वैल्यू है 1710। पहला घोड़ा अगर 9 रुपए का बेचा, दूसरा 10 का, तो टोटल 19 यूनिट की वैल्यू है 1710 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 से काट दो, 19 नाम 171 और 0, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90 रुपए। दोनों घोड़ों को 1710 रुपए में बेचा, 19 की वैल्यू 1710 है, यानी कि हर एक चीज 90 गुना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो प्रॉफिट में ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसकी वैल्यू हो जाएगी 90 रुपए, जो आपसे सवाल में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a man sold a book at 9% profit and a pen at 13% profit। देखो बिल्कुल ये सवाल जो है आपको इतनी आसानी से मैं बताऊंगा कि आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट। कि एक आदमी ने एक किताब तो खरीदी 9% के लाभ पर और एक पेन खरीदा 13% के लाभ पर, ठीक है। इफ he sold the book at 13% profit and the pen at 9% profit, he gained 80 more। कि अगर इसने बुक को तो 13% के लाभ पर बेचा होता, बुक को तो 13% के लाभ पर बेचा होता और पेन को 9% के लाभ पर बेचा होता तो 80 रुपए और मिलते। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन इफ ही परचेज बोथ एट 20,000। तो कॉस्ट प्राइस हमें बताना है किताब और पेन का, अगर दोनों को कुल मिलाकर 20,000 में बेचा है। अब आप देखो इसमें क्या हिंट दिए हुए हैं, एक तो 9 और 13 है यहां पर पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में 13 और 9 है। ये ध्यान रखना, जब भी ऐसे प्रॉफिट जो है उसके जो भी आपका डेटा है वो रिवर्स हो जाए तो ये तरीका काम में आएगा। डेटा रिवर्स हो गया, 9 की जगह 13 हुआ तो 13 की जगह 9 हुआ। अब दूसरी कंडीशन देखो, कई सारे तरीके हैं, मैं बिल्कुल आपको इजीएस्ट वे बताऊंगा। दूसरी तरफ कह रहा है टोटल 20,000 दिया हुआ है, टोटल 20,000 दिया हुआ है और इन सभी का योग 20,000 है, इन सभी का योग 20,000 है। 11 और 9 भी 20,000 है, 8 और 12 भी 20,000 है, 9 और 11 भी 20,000 है, 12 और 8 भी 20,000 है, 7 और 13 भी 20,000 है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ऑप्शन से थोड़ा सा समझ सकते हो चीजों को तो हम क्या करेंगे, देखो मान लिया मैंने बुक, अब मानना कुछ है ही नहीं, पहली कंडीशन ये कह रहा है बुक को तो बेचा 9% पे, पहली कंडीशन में पेन को बेचा 13%, पेन को बेचा 13% पे। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, बुक को तो बेचे 13% के प्रॉफिट पे और पेन को बेचे 9% के प्रॉफिट, पेन को बेचे 9% के प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल जो पहले कीमत मिल रही थी उससे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे, उससे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यही चीज तो है, यही तो कह रहा है सवाल में कि पहले मान लो 0 रुपए मिल रहे थे जो भी कोई कीमत थी, तो अब उससे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 0 मत भी मानो, ओवरऑल मुझे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे, कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं। तो आप ऐसी कंडीशन में समझ सकते हो कि बुक पे 9 की जगह 13% हुआ, बुक पर 9 की जगह 13% हुआ, यानी कि बुक का तो 4% बढ़ गया, बुक पे तो 4% बढ़ा। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, पेन पर 13% की जगह 9% हुआ, पेन पर 13% की जगह 9% हुआ, यानी कि पेन में 4% की कमी हुई। जैसा सवाल कह रहा है वैसा मैं कर रहा हूं, मुझे कोई अपनी मर्जी से करने का शौक नहीं है कि 9 की जगह 13% हुआ तो बुक में तो बढ़ गया 4% और पेन पे 13% की जगह 9% हुआ, यानी कि पेन में 4% की कमी होगी, उससे ओवरऑल 80 रुपए बढ़ गए। यही कंडीशन हुई, चाहे मैं इनको एक्स वाई मान के घटाऊंगा भी, यहां पर मान लो मैं यहां पर इसकी कीमत को एक्स मान लूं, फिर ये जो दूसरी कीमत होगी ये होगी एक्स प्लस 80, फिर मैं इनको गुणा भाग करूं और करूं, इससे बढ़िया मैं इतनी काम करूंगा ही नहीं। मैं यूं कह रहा हूं बुक पर 4% बढ़ा, पेन पर 4% की कमी हुई, उससे ओवरऑल 80 रुपए का फायदा हुआ। तो आप इसको सॉल्व कर लो, बुक माइनस पेन, ये माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया, बुक माइनस पेन की कीमत का 4% है 80, बुक माइनस पेन की जो कीमत है उसका 4% कितना है दोस्तों, 80 रुपए। तो बुक माइनस पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, ये बुक और पेन की कॉस्ट प्राइस पर ही तो काउंट कर रहे हैं हम प्रॉफिट, तो बुक और पेन की कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस जो हो जाएगा 4% की वैल्यू 80 है, यानी हर एक परसेंट 20 के इक्वल है। 4% की वैल्यू 80 है, यानी हर एक परसेंट 20 के इक्वल है, तो टोटल 100% की वैल्यू हो जाएगी 20,000। कि 4% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000, सॉरी 2000 हो जाएगी, कि 4% की वैल्यू तो दोस्तों 80 है, ठीक है। और तो 100% की वैल्यू यानी इनके कॉस्ट प्राइस जो है 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000। तो बुक और पेन के कॉस्ट प्राइस में 2000 का डिफरेंस है। तो आप देख लो ऑप्शन कौन सा ऐसा है जिसमें बुक का प्राइस पेन से 2000 रुपए ज्यादा हो। तो बुक का प्राइस पेन से 2000 रुपए ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए, 11,000 और 9,000। बिल्कुल इसी आसानी से करना है, और यहां पर भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये बुक का प्राइस पेन से 2000 कम है, लेकिन ऐसा नहीं है,
तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ 4000 का डिफरेंस है और यहाँ 6000 का डिफरेंस है। अगर ऐसे दो ऑप्शन होते 11 और 9, और मान लो एक ऑप्शन होता है 13 और 11, आप यूं कह सकते हो कि यार दो है ऑप्शन, ये भी तो हो सकते हैं 11 और 13 भी होते। तो आप देखो क्या 11 और 13 की कीमत मिला के 20,000 होते हैं क्या? 11 और 13 की कीमत मिला के 20,000 होते हैं क्या? नहीं होते। तो अगर जैसे मान लो ऐसी कंडीशन में थोड़ा डाउट आ रहा हो तो थोड़ी सी समझदारी दिखाओ कि बुक और पेन की कीमत टोटल मिला के है 20,000, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा कि जिनका योग तो हो 20,000 और अंतर हो 2,000, तो बुक की प्राइस हो जाएगी 11,000 और पेन की हो जाएगी 9,000। ऐसे आपको करना है। यहां पर अब आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। आपके एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच क्या होगी, बिल्कुल आसानी से देखो। आप वहां एग्जाम में करोगे कि बुक पर तो 4% बढ़ा और पेन पर 4% घटा, तो डायरेक्ट करोगे बुक माइनस पेन का 4% है 80, बुक माइनस पेन का 4% 80 है, तो बुक और पेन की कीमत में डिफरेंस हो जाएगा 2,000 का। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2,000 का। तो 2,000 का डिफरेंस एक ही ऑप्शन में है 11,000 और 9,000। या फिर थोड़ा सा यूं समझ लो कि अगर दो ऑप्शन में भी आ गया तो समझ लो कि योग तो होना चाहिए 20,000 और अंतर होना चाहिए 2,000, तो 11,000 और 9,000 ही एक आपका ऑप्शन बचेगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे क्योंकि टाइम हमारा लगभग पूरा होने वाला है। एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलो की दर से ज्वार खरीदता है, उसका 20% व्यर्थ हो जाता है, वह शेष अनाज को किस तरह से बेचे कि ताकि 40% समग्र लाभ कमा सके, किस कीमत पर बेचना चाहिए? 30 रुपए किलो का लाया, 30 रुपए किलो का लाया और उसको 40% का प्रॉफिट कमाना है। मैं डायरेक्ट आपको एक ही चीज से बताऊंगा, एक ही लाइन में। आज सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 30 रुपए का लाया, 40% लाभ कमाना है। 40% यानी कि 2/5, 2/5, 40% यानी कि 2/5 कमाना है कि 5 पर 2 का लाभ कमाना है। तो 5 की जगह 7 में बेचेगा। आराम आराम से समझो, 5 की जगह 7 में बेचेगा। दूसरी कंडीशन एक और है कि 20% अनाज वेस्ट हो गया, 20% अनाज वेस्ट हो गया, यानी कि अगर मैं 1 किलो लाया था तो 800 ग्राम ही बचा है। 1 किलो लाया था तो 800 ग्राम ही बचा है। अभी ये दुकानदार क्या कह रहा है कि मेरे पास बचा तो 800 ग्राम ही है, पर मैं इस 800 ग्राम को इस तरह के बेचूं कि मुझे 30 पर 40% का प्रॉफिट हो जाए। क्या कंडीशन हुई कि ये 30 रुपए का लाया और इसका 800 ग्राम ही अनाज बचा, तो ये इतना दिमाग लगा रहा है कि मैं इस 800 ग्राम को इस भाव पे बेचूं कि मुझे इस 30 पर 40% का प्रॉफिट मिल जाए। 800 ग्राम की कीमत यह होनी चाहिए कि इस 30 पर 40% का प्रॉफिट मिल जाए, तो यह कीमत होनी चाहिए 800 ग्राम। या यूं समझ लो 20% व्यर्थ हो गया तो 80 की कीमत होनी चाहिए। ऐसे भी समझ सकते हो, 800 ग्राम लिखूं या 80 लिखूं तो ये मुझे टोटल की कीमत पूछ रहा है, तो 100 की कीमत निकाल दो। या ऐसे समझ लो 800 और 1000 कि 30 का 40% लाभ कमाना है तो 5/7 में बेचना है। अब मुझे ये कह रहा है कि 20% अनाज वेस्ट हो गया, तो ये इतना दिमाग लगा रहा है दुकानदार, ये शाना है, ये बेईमान दुकानदार है। यहां लिख लो डिसऑनेस्ट। वैसे इतनी कोई डिसऑनेस्टी नहीं है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ इतना लाभ कमाना चाहता है, तो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक इसको रख दो कि भाई डिसऑनेस्ट भी नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है। तो क्या कंडीशन है कि आपके इस 800 ग्राम पर ही कमाना चाहता है कि 20% अनाज तो वेस्ट हो गया, तो 800 ग्राम पर इतना कमाना चाहता है कि 30 का 40% हो जाए, तो ये कीमत तो पूछ रहा है 100, कीमत पूछ रहा है किलो की, तो 1000 से गुणा कर देंगे। आया समझ में? एक लाइन में करना है कि 30 का 20% लाभ कमाना है, तो टोटल आपको 30 पे 40% का लाभ कमाना है, तो 30 का 140% कीमत हो जाएगी। अब ये कह रहा है मेरा 20% अनाज तो वेस्ट हो गया, मैं तो 800 ग्राम को बेचकर ही कमाऊंगा ये कीमत, तो 800 ग्राम का भाग दे दो भाई, लेकिन कीमत तो किलो में पूछ रहा है तो 1000 से गुणा कर दो। 800 ग्राम की कीमत है ये कीमत है 800 ग्राम की, तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी? 800 का भाग दे दो और 1000 से गुणा कर दो। अब बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा ये
इसको सोल्व में इधर कर रहा हूं अलग से। 30 इंटू 7/5 इंटू 10/8, 10/8 ही हो गया ना। तो आप देखो ये कट जाएगा 5/4, 5 से 5 कट गया, तो 30 सत्ते 210, 210/4 हो गया। अगर 200 में 4 का भाग देता तो आता 50, 200 में 4 का भाग देता तो आता 50, बचा हुआ 10 है, 10 में 4 का भाग दे दो तो 2.5 और आ जाएगा 52.5, 52.5। आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे हुआ ये देखो यहां पर कि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या किया। एक बार वापस से कि 30 का मुझे 40% प्रॉफिट कमाना है, तो 5 पर 2 का प्रॉफिट कमा के 7/5। ये कह रहा है मेरा 20% अनाज खराब हो गया, तो मुझे तो ये कीमत 800 ग्राम से ही चाहिए, मुझे ये कीमत 800 ग्राम से ही चाहिए। तो 1 किलो की कीमत क्या हो जाएगी, 1000/800 से गुणा कर दो, तो ये कट जाएगा 5/4 बार, ये कट गया 5/4 बार। 5 से 5 काट दो, 30 सत्ते 210/40, 210/40, 4 का भाग दो। अगर 200 में 4 का भाग देते तो आता 50, बचे हुए 10 में 4 का भाग दे दो तो 2.5 और आ जाएगा। 50 और 2.5 52.25 रुपए पर किलो इसकी कीमत। बस आपको कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ा, सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसकी कीमत आएगी 52.5। और ऐसा कोई अगर सवाल आया, ऐसा कोई सवाल अगर दूसरा और आया तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, तो वो होगी आपको अगले वीडियो में। लेकिन आज की क्लास का समय समाप्त हो चुका है, अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।